हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी आपकी। बहुत क्लोज हैं अपन पेपर होने के, दो तीन दिन बच रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो 100% टाइम आपके मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। अच्छा, सुनने में बड़ा आसान लगता है। दूसरी बात ये कि ये पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है। रीजनिंग में जितने चैप्टर्स हैं उन सब में से क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा जाता है। सुनने में आसान लगता है, बच्चे कहते भी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा भी टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए जहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 की जगह 3 दे दिया जाए और पैटर्न हो जाए इधर 1 फिर 1 2 को मर्ज करो, फिर 1 2 3 को मर्ज करो, फिर 2 and 3 को मर्ज करो, हौच पौच हो जाता है दिमाग, भारी भरकम। इसलिए ज़रूरी है इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको आइडिया एटलीस्ट लगे कि क्या सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ देना है रीड करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, स्कोरिंग है ये पार्ट, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है साथ में। तो हमें ये पता होना चाहिए अपने रिजल्ट के लिए कि क्या अटेम्प्ट करना है और क्या छोड़ना है। चलिए, आई होप आज के इस लेक्चर में कुछ चीज़ें मैं आपको शायद ऐसी दे पाऊँ कि आप जब सॉल्यूशन करने बैठे तो आसान हो जाए। क्या लिखा है? हु इज़ द यंगेस्ट अमंग 6 मेंबर? ये 6 लोग में से यंगेस्ट पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए मैं पहले यूज करूंगा फर्स्ट, देन यूज करूंगा सेकंड, देन यूज करूंगा थर्ड। इसमें से किसी एक से अगर सॉल्यूशन हो गया तो उसको छोड़ दूंगा, और जिससे सॉल्यूशन नहीं हुआ उन लोगों को मर्ज करूंगा, एंड देन फाइनल आंसर मेरा निकलेगा। इसका मतलब ये होगा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। पहले का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है? यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। कह रहा है भाई एक्स का एक बेटा है, और एक्स का एक बेटा है और उसकी शादी किससे हुई है? यू से। यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। एक्स, वाई इज ग्रैंडसन ऑफ जेड। कह रहा है कि ये जो वाई है भाई, ये वाई ग्रैंडसन है किसका? जेड का। इसके बीच में एक और जनरेशन है। देन जेड, जेड जेड हु इज द फादर ऑफ वी? जेड, जेड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि जेड जो है वो फादर है किसका? वी का। तो जेड को हमने फादर बना दिया वी का। ये अपने पास टोटल कितने पर्सन? 6 पर्सन, और 6 में से ये 1 2 3, और अगर इसको एक बार को मैं मान ही लेता हूँ कि जेड की शादी अगर किससे करा दी जाए? एक्स से। यहाँ ऐसा बना दिया जाए, वी को यहाँ पुट कर दिया जाए, वाई को यहाँ पुट कर दिया जाए, स्टिल एक पर्सन और है जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसका मतलब केवल फर्स्ट से 100% आंसर नहीं निकलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यू इज़ नॉट यंगेस्ट वाइल जेड इज द एल्डेस्ट। पहला लिखा है कि देखो यू यंगेस्ट नहीं है। अरे ये तो हमें भी पता है यू यंगेस्ट नहीं है, और जेड एल्डेस्ट ये तो हमें भी पता है सबसे ऊपर। ये तो मर्ज करिए, अगर इन दोनों में मर्ज भी कर दिया तब भी आउट ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी एक्स वाई जेड डब्ल्यू की तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई अभी तक। अगर डब्ल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं करूँगा कैसे आगे? वी इज़ द फादर ऑफ डब्ल्यू। वी जो है वो फादर है डब्ल्यू का, मतलब मैं डब्ल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, फादर ऑफ अलग ही बना लेता हूँ। वी इज़ द फादर ऑफ डब्ल्यू। हु इज़ ग्रैंडसन ऑफ जेड? डब्ल्यू। हु इज़ ग्रैंडसन ऑफ जेड? जेड की पोजीशन यहाँ पे रख दूँ, इसको ऐसा बना दूँ, ग्रैंडसन ऑफ जेड। एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई सन। एक्स जो है वो वाइफ है किसकी? वाई के सन की। एंड डब्ल्यूज फादर, और डब्ल्यू के फादर की। और यहाँ पर जो भी पर्सन होगा वो डब्ल्यू का हो जाए, तो इसमें हो जाएगा वी, ये हो जाएगा डब्ल्यू, और इस कन्फिग्रेशन में ये पोजीशन जेड की। लेकिन इसमें भी 1 2 3 4 5 इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अब एक में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, क्लियर नहीं हुआ। सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, 5 की ही इन्फॉर्मेशन। एक में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अच्छा, अगर इन सबको भी मर्ज किया जाए तो क्या W और Y जो अभी
तक इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में सबसे नीचे वाले जनरेशन में है y, इसमें सबसे ऊपर वाले जनरेशन में है y, हम दोनों को मर्ज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक में सबसे नीचे में y है ना, गिवन है ना ऊपर, y इज द ग्रैंडसन ऑफ z, y ग्रैंडसन है z का, और एक में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, x इज द वाइफ ऑफ y सन, x वाइफ ऑफ y के बेटा का, y ऊपर वाले जनरेशन में चला गया, मर्ज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इन दोनों को मर्ज ही नहीं कर पाएंगे। या तो हम फर्स्ट को सेकंड से मर्ज करेंगे या थर्ड को सेकंड से मर्ज करेंगे। फर्स्ट को अगर सेकंड से मर्ज किया तो u इज नॉट द यंगेस्ट व्हाइल z इज द एल्डेस्ट, हमें पता था, इसमें w की क्लियरिफिकेशन नहीं मिली, फर्स्ट सेकंड का मर्ज नहीं। अब सेकंड थर्ड का अगर इसमें पुट कर दे तो क्या लिखा है, u इज नॉट द यंगेस्ट, u यंगेस्ट नहीं है, और z इज द एल्डेस्ट, z एल्डेस्ट, इसका मतलब थर्ड और प्लस वन, वेट, थर्ड और प्लस टू को अगर अपन कर दें तो हमें यह पता चल गया कि W थर्ड जनरेशन में है और U इससे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन है, W। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड एंड सेकेंड, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड एंड सफिशिएंट व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट, आंसर नंबर 4। यही आपको समझना पड़ेगा। देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ा, फर्स्ट से नहीं मिला, सेकंड से नहीं मिला, थर्ड से नहीं मिला, फर्स्ट एंड सेकंड मर्ज किया नहीं मिला, सेकंड एंड थर्ड मर्ज किया मिल गया। फर्स्ट एंड थर्ड मर्ज ही नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि एक में y को सबसे नीचे वाले जनरेशन में और एक में y को सबसे ऊपर वाले जनरेशन में, और यहीं गड़बड़ी थी। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, आपके लिए सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको समझ आने लग जाए। सिंपल क्वेश्चन लिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि कई बार 2 की जगह 3 गिवन होते हैं। कितने गिवन होते हैं, 1 2 3, इसको मर्ज करने में दिक्कत होती है। मैं आपके दिमाग से वही कॉन्सेप्ट, ये मिसकंसेप्शन जो है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये निकालना है अपने को। ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले में क्या लिखा है, बी के नॉर्थ में है सी, शी इज़ नॉर्थ ऑफ बी एंड वेस्ट ऑफ डी, और ये जो सी है वो वेस्ट में है किसके, डी के वेस्ट में है। ओके, हु इज साउथ ऑफ ई, ये जो डी है ना साउथ में है ई के, इसमें तो भैया ए की इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, वो मैं डायरेक्टली पढ़ के भी कर सकता था। ऑलराइट, अच्छा इसमें ए की इंफॉर्मेशन है, डी इज वेस्ट ऑफ एफ, ये जो डी है ये वेस्ट है एफ के। हु इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, ये वेट नॉर्थ ईस्ट है, ये जो एफ है ना ये ए के नॉर्थ ईस्ट में है। हु इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, हु इज नॉर्थ ऑफ एच, और ये जो एच है ना ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। डन। क्वेश्चन क्या पूछा, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसमें बी नहीं आया भाई, बी नहीं आया, बी नहीं कर पा रहे, एक में ए गिवन नहीं है, एक में बी गिवन नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं हो पा रही। ओके, अब देखते हैं सी थर्ड में, ए इज नॉर्थ ऑफ जी, ये जो ए है ये जी के नॉर्थ में है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ सी, और ये साउथ वेस्ट है किसके, सी के, वेट, ए इज नॉर्थ ऑफ जी, ए इज नॉर्थ ऑफ जी एंड साउथ वेस्ट ऑफ सी, साउथ वेस्ट ऑफ सी। अब क्या करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड मर्ज करें, फर्स्ट एंड सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड को मर्ज करें तो डी के रिस्पेक्ट में एफ की पोजीशन यहाँ, एफ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन कहीं भी लेके जाएं, ए और एच, बट बी और एच की पोजीशन नहीं मिल रही, मतलब नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। अब अगर फर्स्ट को सेकंड से मर्ज किया, फर्स्ट को थर्ड से मर्ज कर लेते हैं। ए की पोजीशन ये है और ए सी की पोजीशन ये है, तो सी और एफ कहीं भी जा सकता है, आ ही नहीं रहा बी की, नहीं हो पाएगा। क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मर्ज करने पे आएगा, या सेकंड थर्ड को मर्ज करने पे आएगा, क्या सेकंड थर्ड मर्ज हो पाएगा क्या? इसमें सी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सी के रिस्पेक्ट में बी है, सी के रिस्पेक्ट में, लेकिन बी कहाँ पर है पता नहीं, नहीं हो पाएगा। क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मर्ज करें तो कुछ आइडिया लग सकता है। अब देखो इस कंडीशन में मैंने इसको भी अटेम्प्ट किया, इसको भी अटेम्प्ट किया, इसको भी अटेम्प्ट किया, मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया, मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया, और फिर मैंने किसको, इन दोनों को भी मर्ज कर दिया, तब भी पता नहीं चला। क्या तीनों को मर्ज करने पे आंसर पता चलेगा? लिटरली बहुत लेंथी क्वेश्चन ले लिया है, छोटा दिख रहा था बस, है नहीं छोटा ये। आइए, सी इज नॉर्थ ऑफ बी, सी नॉर्थ है किसके, बी के, एंड वेस्ट ऑफ डी, और ये जो सी है ये वेस्ट है डी के।
डी हु इज साउथ ऑफ ई, ये डी साउथ है ई के फर्स्ट। डी इज वेस्ट ऑफ एफ, डी इज वेस्ट ऑफ एफ। हु इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, ये नॉर्थ ईस्ट है ए के, नॉर्थ ईस्ट ओके, मतलब ए की पोजीशन इधर कहीं हो जाएगी ए। एंड ए इज नॉर्थ ऑफ एच, ए नॉर्थ है एच के, हो गया ओके। ए इज नॉर्थ ऑफ जी, ए जी के भी नॉर्थ है, पोजीशन नहीं पता है अपने को। एंड जी इज साउथ वेस्ट ऑफ सी, जी इज साउथ वेस्ट ऑफ सी, नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब फाइनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारा मर्ज कर दिया, तब भी आंसर नहीं है। If the data in all the statement first, second, third together are not sufficient, the correct answer, so option number 5 is the correct. देखा, डेटा सफिशिएंसी में यही खासियत है। क्वेश्चन इजी, जो डेटा गिवन है वो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। आप फर्स्ट और सेकंड को मर्ज ही नहीं कर पाए, जैसा इसमें हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड मर्ज ही नहीं हो पा रहा है। तो आपको फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, एंड देन फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारे को ही मर्ज करना है एंड देन फाइनली आंसर निकालना पड़ेगा। क्या हमारे पास टाइम एक और क्वेश्चन का है? प्रोबेबली यस, तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन करता हूँ। डायरेक्शन बेस्ड है, छोड़ देते हैं। यस, सो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्या लिखा है? 6 persons P, Q, R, S, T, U are sitting in row facing in north direction. Who sits between R and T? कह रहा है R और T के बीच में कौन है, हमें पता करना है। पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन, P sits second from left hand, P की पोजीशन लेफ्ट हैंड से सेकेंड है, तो 1 2 3 4 डन। R sits third to the left of Q, R Q के थर्ड लेफ्ट में है। Who is near to T, और जो Q है वो T के नियर है, मतलब Q और T पड़ोसी है। अब एक बात बताइए, अगर R की पोजीशन यहाँ रख दिया तो 1 2 Q की पोजीशन ये, R की पोजीशन अगर यहाँ रख दिया तो 1 2 Q की पोजीशन ये, Q अगर यहाँ रखा तो T की पोजीशन ये, Q यहाँ रखा तो T की पोजीशन दोनों। मतलब फर्स्ट से 100% क्लियर तो नहीं हो पा रहा है। Who sits between R and T, R और T के बीच में कौन है, फिलहाल 100% क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि R की ही पोजीशन क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि T की ही पोजीशन क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि Q की पोजीशन क्लियर नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U who does not sit at an extreme। ये पता है, ये किसी न किसी में मर्जी हो सकता है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। और थर्ड क्या है, T इज नॉट द नेबर ऑफ P, इसका भी कोई रास्ता नहीं। मतलब फाइनल ये है कि मर्ज ही करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तभी आपके पास प्रॉपर आंसर निकलेगा, अदरवाइज प्रॉपर आंसर नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ इसमें मर्ज ही करके डायरेक्टली। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, इसमें ऐसी पोजीशन पर रखना Q को कि वो U का इमीडिएट नेबर ना हो, और U हु डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, U इमीडिएट पर, इसको बाद में देखेंगे। T इज नॉट द नेबर ऑफ P। अब हमारे पास P की पोजीशन 100% श्योर है और T नेबर नहीं है P का, इसका मतलब T की पोजीशन ये पॉसिबल नहीं है। T की पोजीशन यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे, और अगर हमने T को यहाँ से कैंसिल कर दिया, मान लो हमने T को यहाँ से 100% कैंसिल कर दिया, देन तो T 100% यही होगा, ये क्लियर हो गया। अब T क्लियर भी है तब भी, P सीट सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, ये क्लियर है। R सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, अगर Q की पोजीशन ये है तो R ये भी है, Q के रेस्पेक्ट में R ये भी है, ओके। Q हु इज नियर टू T, Q के रेस्पेक्ट में T ये भी है, Q के रेस्पेक्ट में T ये भी है। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, Q U का नेबर नहीं है, लेकिन अगर हमने ये Q लिया तो नहीं होगा, U और Q एक साथ, और अगर ये Q लिया तो यहाँ नहीं होगा, कोई बात नहीं है। फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करने से अगर Q ये, R ये, U की पोजीशन ये लिया तो हमारा P और T के बीच में कौन है ये पता चल जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी फिर से ऑल द स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों नेसेसरी था इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब एट द एंड
क्या डेटा सफिशिएंसी को पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से? क्यों? क्योंकि उसमें चैप्टर्स तो वही है जो आपने पढ़ रखा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, चैप्टर तो वही है, चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सारे सेम है। लेकिन वाइल सॉल्विंग जब आप अटक से जाते हो, पहला अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, जब तीनों को मर्ज किया तब जाकर प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ और हमें पता चला कि पी और टी के बीच में कौन है और कितने पर्सन्स हैं। क्या लगाने की ज़रूरत है? पहला तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ये समझना कि कैसे यूटिलाइज करें जो गिवन स्टेटमेंट है उसका, पहला। दूसरा ये कि जब आप स्टेटमेंट रीड करो ना तो उसमें आपको आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि टी इज़ नॉट द नेबर ऑफ पी, इससे पता ही नहीं चल सकता टी और पी के बीच में कितने पर्सन है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आर और टी के बीच में कितने पर्सन है, कौन है, पता ही नहीं चल सकता। अभी हमें फिलहाल पता चल चुका है Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ U, इससे हमें पता ही नहीं चल सकता था। मतलब सेकेंड और थर्ड। अब एट द एंड में ये आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस सीक्वेंस में एक चीज़ ये होता है कि कुछ डेटा हाफ होता है, कुछ फुल होता है। फर्स्ट वाला जो है ना वो फुल डेटा है, इसका यूटिलाइज करके कुछ पता चल सकता था। लेकिन सेकेंड और थर्ड लाइन में जो डेटा है उसका यूटिलाइज करके कुछ भी आइडिया नहीं लगने वाला है। इसका मतलब वो किसी न किसी के साथ मर्जी होगा, उसको सिंगल हैंडेड या अकेले सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज समथिंग जहाँ पर डेटा सफिशिएंसी में आपका दिमाग, आपकी प्रैक्टिस काम आती है। चलिए इसी पॉजिटिव वर्ड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।